तो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वापस आज हम आए हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 की अगले प्रश्न को करने के लिए। और अगला प्रश्न है हमारा 26वें का 26वें का पहला प्रश्न क्या बोलता है सर? डी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की संरचना लिखिए। तो संरचना सर आपके सामने मैंने बना रखी है, ये देखिए सामने चिपका रखे हैं। पहला जो संरचना आपको दिख रही है सर, ये डी ग्लूकोज की है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सर, ये डी फ्रक्टोज की। दोनों को सर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इधर भी देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन की श्रृंखला है सर। ठीक है, तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि दोनों 6 कार्बन की श्रृंखला है। अब यहाँ जो विशेष आपको ध्यान देना है सर, देखिए इस ग्लूकोज में आपको दिख रहा है एल्डिहाइड। क्या दिख रहा है सर? एल्डिहाइड। तो इधर कौन सा ग्रुप है सर? RCHO ग्रुप। और अगर आप इधर देखें सर, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है सर? कीटोनिक ग्रुप सर, कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ आपको कौन सा ग्रुप मिलता है सर? कीटोन। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, यहाँ कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड है। बाकी सर जितने भी होंगे सब पे आपको क्या लगाना है? OH लगाना है। जिसमें से आप देख रहे होंगे एल्डिहाइड के केस में 1 2 3 4 4 OH ग्रुप कैसे हैं सर? हमारे सेकेंडरी। ठीक है सर। और एक OH ग्रुप हमारा कैसा है सर? प्राइमरी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ एक प्राइमरी बनाना है आपको, 4 कैसे बनाने हैं? सेकेंडरी। यहाँ चेक कीजिए सर, 2 OH ग्रुप तो आपके पास कैसे होंगे? प्राइमरी। ठीक है सर, 2 OH ग्रुप आपके पास कैसे होने वाले? प्राइमरी। तो 2 OH ग्रुप यहाँ सर आपके पास है प्राइमरी, और बाकी 3 OH ग्रुप आपके पास कैसे होने वाले हैं सर? सेकेंडरी। ठीक है सर। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, कार्बन को आपको ऐसे 6 कार्बन की एक श्रृंखला बना देनी है। चलिए मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ सर। आपको करना क्या है, चाहे आप किसकी बना रहे हैं, ग्लूकोज की बनाएं, चाहे आप किसकी बनाएं, कीटोन या फ्रक्टोज की। ग्लूकोज की अगर बनाएंगे सर तो 6 कार्बन पहले लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन से। तो ग्लूकोज में सबसे ऊपर है सर हमारा एल्डिहाइड समूह। फिर ध्यान दीजिए सर, ये हो गया पहला कार्बन, दूसरे कार्बन का OH दाईं साइड, तीसरे कार्बन का OH आएगा सर बाईं साइड, चौथे का आएगा दाईं साइड, पांचवें का आएगा दाईं साइड, और छठे पे भी आएगा सर दाईं साइड। ठीक है सर। पर देखिए अब इसकी कितनी वैलेंसी पूरी होगी सर? 1 2 3, तो एक लगा देंगे आप हाइड्रोजन। इसकी कितनी वैलेंसी होगी सर? 1 2 3, चौथा लगा देंगे आप हाइड्रोजन। 1 2 3, चौथा लगा देंगे हाइड्रोजन। 1 2 3, चौथा लगा देंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ कितने बचे सर? 1 और 2, तो 2 लगा देंगे सर आप यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप किसका स्ट्रक्चर बना देंगे? ग्लूकोज का। फ्रक्टोज के लिए सर देखिए फिर से 6 कार्बन की श्रृंखला बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सर। अब हमें ये ध्यान रखना है सर, यहाँ पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप था, तो कीटोन पहले पे तो नहीं होता है सर, तो यहाँ पे कीटोन लगा दीजिए। अब जो बचा है सर सब पे OH लगा दीजिए। तो पहला भी दाईं साइड, दूसरा भी दूसरा कीटोन है सर, तीसरा OH आएगा सर बाईं साइड, फिर चौथा भी सर दाईं साइड, पांचवा भी दाईं साइड, और छठा भी दाईं साइड। अब कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दीजिए सर, 1 2, तो 2 आएंगे सर H। 1 2 3 4 पूरे हैं सर, 1 2 3, तो एक क्या आएगा सर? H। 1 2 3, एक क्या आएगा सर? H। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। अब यहाँ देखिए सर 1 और 2, तो 2 क्या लग जाएंगे सर? हाइड्रोजन। ठीक है सर। अब आप ये भी जानते होंगे कि जब कोई ग्रुप जिस कार्बन से, ये कार्बन दिख रहा है ना सर जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी। और जिस कार्बन से सर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए ऊपर भी जुड़ा हुआ है नीचे भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? सेकेंडरी। इस तरीके से इस वाले कार्बन को देखिए सर, ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। ये वाला कार्बन देखिए सर, इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? सेकेंडरी। तो इस तरीके से आप प्राइमरी सेकेंडरी का भी पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के आपको याद कर सकते हैं सर, तो ये मेरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर किसका है? फ्रक्टोज का। दूसरा था सर ग्लूकोज की HI के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखिए सर ये टेस्ट है, बहुत बार आता है कि जब भी डी ग्लूकोज की रिएक्शन सर हम किसके साथ करते हैं? डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI के साथ करते हैं सर, तो ये एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एन हेक्सेन में। तो ये आपको याद रखना है सर, ये रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में सर ऐसे लिखा जाता है, CHO और CHOH का होल 4। यहाँ ध्यान देना है सर, ग्लूकोज का जो तीसरा OH होता है वो कहाँ होता है? दाईं से, वो बाईं साइड। ठीक है सर, बाकी सारे कहाँ लिखने? दाईं साइड। तो ये तो था सर हमारा 26। अगला प्रश्न है हमारा 26वें का जो कि अथवा में आया था, अमीनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगी? तो चलिए देखते हैं उभयधर्मी प्रकृति से पहले हमारा क्या मतलब है।
देखो अमीनो अम्लों में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम ही देखो अमीन प्लस अम्ल, तो जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन दोनों समूह की उपस्थिति होती है ना। ये हम एक अमीनो एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं, जरा चेक कीजिए। यहां देखिए इसमें क्या है, एक तो मेरा क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, एमीन ग्रुप। तो एमीन प्लस अम्ल, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एमीन और अम्ल दोनों की उपस्थिति होती है, दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल। ध्यान देना, बड़ा आसान है, कई बार प्रश्न आता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें अमीन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों समूहों की उपस्थिति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल अमीनो अम्ल। अब सर जब इस पे एमीन और अम्ल दोनों समूहों की उपस्थिति होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है सर, ये जल में प्रोटॉन दान भी कर सकता है और ग्रहण भी। देखिए अगर मैं इसको जल में डालता हूं सर, जल में डालता हूं, तो आप जानते हैं जल में अम्ल क्या करते हैं, H पॉजिटिव दान देते हैं। तो ये हमारा जो COOH है सर, ये H पॉजिटिव दान कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COO नेगेटिव में। और क्षार क्या होते हैं सर, जो जल में H पॉजिटिव ग्रहण कर देते हैं, तो ये सर दान करेगा H पॉजिटिव। और एमीन आप जानते हैं सर, इस पे दो लोन पेयर होता है, तो ये इस लोन पेयर को क्या कर देगा सर, ग्रहण कर देगा। तो इस तरीके से ये NH2 की जगह हो जाएगा सर क्या, NH3 पॉजिटिव। क्या हो जाएगा सर, NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ जानते होंगे, जब भी कोई यौगिक तत्व परमाणु क्या करता है सर, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, धनात्मक चार्ज। तो यहाँ एमीन ने क्या किया है, प्रोटॉन ग्रहण किया है, और प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए इसने अपना लोन पेयर क्या किया है, डोनेट। तो इसलिए सर हमने इसको क्या बोला, क्षार। क्या बोला सर, क्षार। तो जो H पॉजिटिव ग्रहण करते हैं क्षार है, जो दान करते हैं सर वो क्या है, अम्ल। तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव दान किया। चेक करिए यहाँ H था, यहां से क्या हो गया, गायब। तो मतलब इसने क्या किया है सर, दान। तो इसलिए इसको बोला अम्ल। और यहां कितने H थे सर, दो, एक ग्रहण कर लिया, इसलिए सर इसको क्या बोला, क्षार। तो एमीन क्षार की प्रकृति रखता है, और अम्ल तो अम्लीय है सर। तो ये क्या कर सकते हैं सर, जब आप इनको जल में डालते हैं तो COO नेगेटिव H पॉजिटिव दान कर सकता है, और NH2 क्या कर सकता है, ग्रहण। ठीक है सर। अब इस केस में सर, इस एमिनो एसिड पे जरा चेक कीजिए, नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज भी। एक ही यौगिक पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाते हैं सर। तो जब किसी एक ही यौगिक पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज आते हैं सर, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको नाम दे देते हैं उभयनिष्ठ आयन। क्या नाम दे देते हैं सर, उभयनिष्ठ आयन। उभयनिष्ठ आयन मतलब जिसपे दोनों पर दो दो विशेषताएं हो, है ना। और आयन है सर, तो मतलब जिसपे दोनों चार्ज हो, प्लस और नेगेटिव। तो चेक कीजिए सर, इसपे प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी, तो इसको बोल दिया उभयनिष्ठ आयन। और उभयनिष्ठ आयन को सर हम एक और नाम से बोलते हैं, और इसका नाम है सर ज्विटर आयन। बहुत बार आया भी है सर एग्जाम में, ध्यान दीजिए, एक दिन हम इसको भी पढ़ रहे होंगे, ज्विटर आयन को। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चार्ज आ जाते हैं सर, तो उसको उभयनिष्ठ आयन बोलते हैं, और ऐसे उभयनिष्ठ आयन को क्या कहा जाता है, ज्विटर आयन। ठीक है सर। अब ज्विटर आयन के रूप में ये अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर सकता है सर। अब जरा चेक कीजिए सर, RCH COO नेगेटिव, एक केस ये ले लीजिए सर, और इधर है सर मेरे पास NH3 पॉजिटिव, एक केस ले लीजिए सर। अब चेक कीजिए, आपने पढ़ा होगा संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार। अब अगर आप सर HCl देते हैं, क्या देते हैं, HCl, केस 1 ले लेते हैं सर। अगर आप इस पे HCl दे देते हैं, तो बोलो ये H को क्या कर लेगा सर, ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा सर, ग्रहण। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति। H पॉजिटिव क्या कर रहा है, ग्रहण। और इस केस में सर अगर आप क्या दे दोगे, Cl नेगेटिव, बेस दे दोगे सर, या मैं बोलता हूं सर क्या दे दोगे, कोई क्षार, मैं सिंपल लिख देता हूं सर बेस। तो ये सर, ये बेस इस H को क्या कर लेता है, ग्रहण, है ना। और ये इसको क्या दे देता है सर, दान दे देता है। तो इस केस में ये H पॉजिटिव दान कर सकता है सर, तो ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अम्ल की भांति। तो जो ये उभयनिष्ठ आयन है ना सर, ज्विटर आयन, ये क्षार और अम्ल दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है, इसलिए आपने इसको क्या बोला, उभयधर्मी। क्या बोला सर, उभयधर्मी। तो समझ गए होंगे, लिखा हुआ है कि जो ये ज्विटर आयन होता है सर, तो ज्विटर आयन के रूप में ये अम्ल और क्षार दोनों से क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है, इसलिए सर हम इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी प्रकृति का। ठीक है सर, क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है और दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है सर। तो अब देखते हैं हम अपना इसी का खा।
अगला प्रश्न सर इसी का खा, डीएनए तथा आरएनए की जैविक कार्य को समझाइए। की नहीं होना चाहिए, के। तो देखिए सर, डीएनए का पूरा नाम आप जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम आप जानते हैं, राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैविक कार्य के अगर इनकी बात करें सर तो चेक कीजिए, थोड़ा बहुत आप जानते होंगे आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। क्यों हर संतति अपने पितरी कोशिकाओं जैसी दिखती है या उसके समान दिखती है सर, तो आप ये सब जानते होंगे माइटोसिस मियोसिस के बारे में। तो थोड़ा सा सर यहाँ देख लेते हैं कि जब भी नई संतति कोशिका या जीव, या तो नई संतति कोशिका बन रही होगी या तो नया जीव बन रहा होगा सर, तो ये जो नई संतति और जीव बनते हैं सर, तो इनके इनके बनने हेतु डीएनए का काम है आनुवंशिक लक्षणों को संग्रह करना, जमा करना। और फिर जो ये आनुवंशिक लक्षण है सर जो इसने जमा किए थे, इन आनुवंशिक लक्षणों को ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी लेके जाता है, स्थानांतरित करता है। वहीं अगर आरएनए की बात करें सर, तो आनुवंशिक आरएनए क्या करता है सर, आनुवंशिक कूट को केंद्रक से राइबोसोम में ले जाता है सर, ताकि राइबोसोम क्या कर सके, प्रोटीन बना सके। तो आनुवंशिक कूट को केंद्रक से राइबोसोम में प्रोटीन हेतु ले जाने का काम किसका है सर, आरएनए का। और दूसरा सर, डीएनए ब्लूप्रिंट के जो भी दिशा निर्देश होंगे ये इनको भी स्थानांतरित करता है सर। ठीक है सर, तो इसमें इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 27वें का उप सह संयोजक यौगिकों में समन्वय मंडल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। आसान है सर, केंद्रीय परमाणु आयन तथा लिगेंड मिलकर समन्वय मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, और इस कोष्ठक के बाहर स्थित परमाणु को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। देखिए इस तरीके से आप क्या लिखते हैं सर, आप लिखते हैं किसको, उपसय संयोजक यौगिकों को। तो ये जो बड़ा कोष्ठक दिख रहा है ना सर, ये बड़ा कोष्ठक, इस बड़े कोष्ठक के अंदर आप क्या क्या लिखते हैं सर, आप लिखते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ये वाला सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं सर आप, और बाकी इसमें क्या लिखते हैं सर आप, लिगेंड। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, और उसके साथ जो भी लिगेंड लगे रहते हैं सर, इन सभी को किस में लिखा जाता है, इस गुरु कोष्ठक में। तो इस गुरु कोष्ठक के अंदर जो भी है सर, और इस गुरु कोष्ठक के अंदर जो भी लिखा जाता है, इसको सर क्या कहा जाता है, समन्वयक मंडल। और गुरु कोष्ठक के बाहर सर जो भी आप इधर उधर लिखेंगे उसको आप क्या बोलने वाले हैं सर, प्रत्यायन। यहां देखिए सर, अगर इसमें देखें हम, तो ये वाला जो हिस्सा है सर, इसको हम बोलने वाले हैं समन्वय मंडल, और जो बचा हुआ है सर उसको हम क्या बोलने वाले हैं, प्रत्यायन। ठीक है सर, ऐसे ही मैंने एक बार फिर से एक मिलता जुलता उदाहरण, ताकि आप आसानी से अंतर कर पाओ। मैं यहाँ पे सेम इसको कॉपी करता हूँ सर, जैसा मैंने बोला है ऐसे कंपाउंड बनने हर बार पॉसिबल नहीं होते, लेकिन समझने के लिए सर इससे सरल नहीं हो सकता। देखो यहाँ आपने के को इस तरफ लिखा था, और यहाँ मैं Cl2 को इस तरफ लिखता हूँ सर। तो अब देखो ये भी इस समन्वय सत्ता के बाहर है, इस समन्वय मंडल के बाहर है, तो भी सर इसको क्या बोलने वाले हैं, प्रत्यायन। इस गुरु कोष्ठक के बाहर जो भी होगा सर वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यायन। तो ऐसे केस में अगर ऐसा केस आता है सर, तो ये Cl हमारा क्या कहलाएगा, प्रत्यायन। और गुरु कोष्ठक के अंदर वाला सारा जितने भी आयन और एटम होंगे सर, उनको हम क्या बोलने वाले, समन्वय मंडल। ठीक है सर, तो याद रखेंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, देख लेंगे, अभी के लिए नहीं। अगला प्रश्न है सर हमारा, अल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों। ठीक है सर, ये हमारा प्रश्न है। अब देखिए सर, जब क्वथनांक की बात करेंगे तो हमें देखना होगा, हमने बोला था कि जब सर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल रखते हैं ऐसे किसी जगह पे, जब भी किसी यौगिक की बात करते हैं सर हम, तो इस तरीके से पड़े रहते हैं, क्योंकि आप एक एक मोल से तो रिएक्शन करते नहीं है सर, आप 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम बहुत सारे पार्टिकल लेते हैं सर, तब जाके रिएक्शन करते हैं, और परमाणु तो दिखता नहीं है सर। तो मतलब हम जिस भी अमाउंट से रिएक्शन करते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा सर, तो ये भी अल्कोहल का पार्टिकल होगा, ये भी अल्कोहल का। अब ये अल्कोहल कितनी आसानी से यहाँ से उड़ेगा, कितनी आसानी से यहाँ से अगर आप गर्म करोगे सर, तो अगर इसको क्वथनांक की बात कर रहे हैं तो इसको बॉईल होना पड़ेगा, इसको वाष्प के रूप में जाना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा सर कि इस पार्टिकल यहाँ से इसको वाष्प में ले जाने के लिए, वेपर फॉर्म में ले जाने के लिए कितनी आसानी से निकल जाएगा। तो ये कितनी आसानी से निकलेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा सर कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल से, इस पार्टिकल से और इस पार्टिकल से कितनी
कितनी मजबूती से बंधा हुआ, मतलब इनके बीच का बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन कितना मजबूत है सर, इस पे निर्भर करेगा। आप समझ गए होंगे, अगर दिख नहीं रहा होगा तो बड़ा बड़ा बना देता हूं। अगर सर इनमें से किसी एक पार्टिकल को आपको उड़ाना है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये वाला जो बीच वाला पार्टिकल है, इसको अगर मुझे यहां से उड़ाना है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये पार्टिकल इससे, इस वाले पार्टिकल से और इस वाले पार्टिकल से किस तरीके से बंधा हुआ है। अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन सर स्ट्रांग है, अगर ये मजबूती से बंधे हुए हैं, तो इसको उड़ाना क्या होगा, मुश्किल। और अगर सर ये बहुत वीक फोर्स से बने हुए हैं, बहुत कमजोर आबंध से बने हुए हैं सर, तो इसको उड़ाना क्या होगा, आसान। अब जब अंतराण्विक, देखो एक अणु ये है सर, एक अणु ये है, तो मतलब ये बनने वाले फोर्स कैसे होंगे सर, अंतराण्विक, अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है सर, समझ गए होंगे, अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स। अंतराणिक बलों में हमने बोला था सर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है कौन, हाइड्रोजन। कौन सा होता है सर, हाइड्रोजन आबंध। कौन सा होता है सर, हाइड्रोजन बंध। ठीक है सर, चेक करते हैं। बाकी वंडरवॉल, अब हमें इसी पे फोकस करना सर। चेक कीजिए, मेरे पास है ROH, तो दूसरा मोल भी लेंगे सर आप, ROH। तो जब आप अल्कोहल देखते हैं सर, तो ये इस तरीके से एक दूसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं सर। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी केस में अगर आप ईथर को देखें सर, तो ईथर दूसरे ईथर से कैसे जुड़ेगा सर, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी फॉर्म में भी लिखूंगा, तो यहाँ पे सर ROR होगा। तो ये ऑक्सीजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सर, तो ये ऑक्सीजन किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसलिए इनके बीच में कौन से फोर्स काम करने वाले हैं सर, डाइपोल डाइपोल वाले, जिसको हम बोलते हैं सर वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है सर, और इस वंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्स होने के कारण सर ये एकल अवस्था में रहना पसंद करते हैं। कैसी कंडीशन में, एकल अवस्था, सिंगल सिंगल रहना पसंद, अलग अलग रहना पसंद करते हैं सर। अब जब ये अलग अलग रहेंगे तो उड़ाना क्या होगा सर, आसान। जबकि अल्कोहल क्या है सर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको उड़ाने की कोशिश करोगे तो इसको भी उड़ाना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, बहुत ज्यादा देर तक क्या करना पड़ेगा, गर्म, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज। ठीक है सर, तो इस तरीके से आप लिखेंगे क्या कि अल्कोहलों का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्योंकि अल्कोहलों के मध्य क्या बनता है सर, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं, क्योंकि ये एकल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है सर, तो ये अगला प्रश्न है सर हमारा, आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है सर, तो प्रोटीन को अगर आणविक आकृति के आधार पर देखें सर, तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है सर हमारी रेशेदार प्रोटीन, और दूसरी होती है सर हमारी गोलिकाकार प्रोटीन। देखिए सर, ये पहले हम एक चीज समझते हैं सर। देखो, हमने एमिनो एसिड पढ़े थे। एमिनो एसिड सर मैं ले लेता हूं एक सिंपल NH2CH2COOH। ठीक है सर, जब ये एक एमिनो एसिड सर दूसरे एमिनो एसिड से के साथ जुड़ता है, CH2COOH, तो सर हमने क्या बोला था, ये एमीन, ठीक है सर, इस कार्बन से बॉन्ड बनाता है सर, आप याद कीजिए। और यहां से क्या रिपीट, क्या, देखिए सर मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि आपको समझ में जल्दी आए। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे नहीं बना सकता है सर, तो ये एमीन सर अपना लोन पेयर इस कार्बन को देने वाला है, ये बॉन्ड रेजोनेंस करने वाला है, वापस आएगा सर, कुल मिला के ये OH क्या हो जाएगा सर, निकल जाएगा। ठीक है सर, ये OH क्या करने वाला है, निकलने वाला है, आप बस इतना समझ लीजिए सर। ठीक है, तो बचेगा क्या सर, ये OH निकल जाएगा, यहां से निकलेगा सर हाइड्रोजन, तो बचेगा क्या सर, हमारे पास निकलता है NH2CH2। चेक कीजिए, C डबल बॉन्ड O, यहां तक तो साथ। अब इससे जुड़ गया सर क्या, N, तो यहां लगा दिया सर हमने N। एक H निकल जाएगा सर इस OH के साथ, और यहां से रिलीज हो जाएगा H2O का अणु, तो यहां बचा सर एक H, NH। फिर ये जुड़ा है सर किससे, CH2 से, ये जुड़ा है सर CH2, और ये जुड़ा है सर COOH से। इसी तरीके से सर ये वाला जो COOH है ना, ये इस COH की तरह NH2 से जुड़ जाएगा, तो ये आगे जुड़ने वाला है सर किससे, NH2 से। तो इसको सर मैं सेम लिख देता हूं, ये आगे जुड़ने वाला है सर किससे, NH2 से, तो इसको कर देता हूं सर मैं पैक। और ये NH2 सर इस NH2 की जगह जुड़ने वाला है CO से, तो इसको कर लेता हूं सर मैं इधर पैक, और इस NH2 की जगह लिख देता हूं सर मैं एक H। समझ गए सर, तो इस तरीके का जो बॉन्ड बनता है ना सर, देखिए
ये जो एमाइड बॉन्ड बनता है सर NH2 और COOH के बीच, है ना, ये CONH वाला जो बॉन्ड बनता है ना सर, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कई बार पेपरों में आ जाता है सर कि पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनते हैं, तो अमीनो एसिड के बीच बनते हैं, है ना सर। ये एक बॉन्ड जो बन रहा है सर, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है सर। और जब ये दो दो अमीनो एसिड के बीच बनता है सर, तो इसको बोलते हैं हम डाई पेप्टाइड। तीन के बीच बनेगा सर तो ट्राई पेप्टाइड, और बहुत सारों के बीच बनेगा सर तो इसी नाम को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं सर, पॉलीपेप्टाइड। तो कुल मिला के जब ये अमीनो एसिड एक श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं सर, ऐसे श्रृंखला के रूप में, एक अमीनो एसिड फिर दूसरा अमीनो फिर तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, और फिर ये श्रृंखला के रूप में मिलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। क्या बोलते हैं सर हम इसको, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब अगर सर आपको थोड़ा थोड़ा पता है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, और अगर आप सर एक दो क्वेश्चन पे पढ़े हैं तो इनको दोबारा पढ़ाया जा सकता है, आपको बस क्या करना होगा, कमेंट। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है सर, जब अमीनो एसिड क्या करते हैं, श्रृंखला में मिलते हैं सर। तो जब ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या करती है सर, समांतर होती हैं, ऐसे इस तरीके से समांतर होती हैं सर, तो इनके बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड काम करते हैं सर, और या तो क्या काम करते हैं सर, कार्बन डाइसल्फाइड बॉन्ड। या तो सर कौन सा बॉन्ड काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच बनता है, और या तो सर इनके बीच में क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में बनता है सर, जिसकी वजह से इनकी संरचना कैसी हो जाती है, रेसे जैसी। और ये जल में क्या होते हैं सर, अभिलेख। उदाहरण के रूप में जैसे सर केरेटिन का नाम आपने सुना होगा और मायोसिन का नाम सुना होगा, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिए थे सर, जब दो प्रोटीनों के नाम इन्होंने पूछे। दूसरा गोलिकाकार प्रोटीन, देखिए सर सेम टू सेम है। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या करती हैं सर, रेसे जैसी समांतर ना होके किसके जैसी संरचना बना लेती है, गोलाकृति प्राप्त कर लेती है सर, तो हम इनको क्या बोलते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन। और ये जल में कैसी होती है सर, बिल। उदाहरण के लिए जैसे इंसुलिन है सर, और जैसा क्या है, एल्बुमिन, ठीक है सर। तो अभी तो आप पेपर के लिए कर रहे हैं, तो ज्यादा समझ बूझ में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद करने की कोशिश कीजिए, इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए, दोबारा आप इन सब चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है सर। तो इस प्रश्न में इतना ही। अब देखते हैं अगला। देखते हैं सर हम अपना अगला प्रश्न, जो कि 28वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए सर रिएक्शन बहुत आसान है, स्पेशली सर ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली बहुत आसान रिएक्शन है सर, अगर आपने एल्डिहाइड पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। हाँ, यहाँ इनको उतने अच्छे से समझाया नहीं जा सकता सर, क्योंकि कुछ आसानी से जिनको मैं मैकेनिज्म के थ्रू दिखा सकता था मैंने इजीली दिखा दिया, और जिन पे सर एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है उनका मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा अगर आपको फिर भी सर जानना चाहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। चेक कीजिए सर, ये HCOOH को अगर आप Ag2O के साथ डालते हैं तो आसान है सर, इजी है, AgH2O CO2 में जाते हैं। ये आपने बहुत बार देखी भी होगी, 10th में आप पढ़ चुके होंगे, तो इधर इसको आप बस ऐसे ही देख लीजिए। इसको देखिए सर, 2CH3COH आप अगर लेते हैं, दो एथेनोइक एसिड आप लेते हैं सर, और P2O5 के साथ गर्म करते हैं, तो चेक कीजिए सर, यहां से H2O का पार्टिकल निकल जाता है सर। यहां से किसका पार्टिकल निकल जाता है, H2O का। ये H2O सर इस हाइड्रोजन को खींच लेता है, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर सर कहाँ अटैक कर देंगे, इस कार्बन पे। तो देखिए सर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसको सीधे इसके साथ जोड़ देना है, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा सर, जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। दूसरा है सर, बहुत आसान रिएक्शन है सर, एल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोसाइनाइड के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की जाती है सर, तो साइनोहाइड्रिन बनता है। साइनोहाइड्रिन, इसको हाइड्रोसाइनिन बोल दिया सर मैंने, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है सर इसका, साइनोहाइड्रिन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन, कई बार पूछी भी गई है, जो आने वाली 3 है लगातार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट। अगर सर आप इसको समझते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है, तो वेरी गुड। नहीं तो सर एनसीईआरटी में भी इसका एनसीईआरटी में भी आपको इसका मैकेनिज्म क्या मिलेगा, गिवन मिलेगा, वहां भी लिखा हुआ है सर। और अगर फिर भी दिक्कत आती है सर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर, फिर अगला क्वेश्चन है सर हमारा, एथेनॉल का रिएक्शन सर आप एथेनल पे कर रहे हैं ना सर, ड्राई HCl की फॉर्म में, तो आप जानते हैं ये लोन पेयर यहाँ अटैक करने वाला है, तो पहले बनता है सर हेमी एसिटल, और फिर बनता है आपका क्या, एसिटल। तो मैकेनिज्म आप इस मैकेनिज्म को भी एनसीईआरटी में एक ही पेज पे मिलेंगी सर, ये दोनों मैकेनिज्म आपको एक ही पेज पे मिलेंगी लगातार, ठीक है सर। तो आप चेक कर सकते हैं मैकेनिज्म कैसे है, और बड़ा आसान है सर। CH3CHO पे
NaOH डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन करते हैं सर, तो देखिए प्रोडक्ट का नाम क्या आ गया, एल्डोल। एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है सर। जल्दी ही मैं इन पर टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊंगा सर। एल्डोल जो नेम्ड रिएक्शन है, तो अभी तो आप सिर्फ समझ लीजिए। तो ये एल्डोल रिएक्शन, ये एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा सर। और एल्डोल प्रोडक्ट जब भी बनता है तो एल्डोल के बाद क्या होता है सर, संघनन होता है। और संघनन के बाद क्या बनता है सर, ब्यूट टू इनल। क्या बनता है सर, ब्यूट टू इनल। ये H2O सर यहाँ से निकल जाता है और क्या बनता है, ब्यूट टू इनल। तो ये वो रिएक्शन थी सर। अब इनको सर आप या तो याद कर लीजिए, जो कि याद करना, ऑर्गेनिक को याद करना सर थोड़ा असंभव होता है। तो ऑर्गेनिक के लिए आप या तो टिप्स और ट्रिक्स से चल दीजिए सर। और अब मेरे हिसाब से समझने का आपके पास इतना टाइम है नहीं, पर फिर भी अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन सर याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए सर आपको चैनल को फॉलो करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट कर दीजिए आप। तो मैं आपके लिए अन्य प्रश्न भी ला सकता हूं। तो इससे पहले कि ज्यादा गप्पे हो सर, हम देखते हैं अपना अगला। पहली अपक्रिया है कैनिजारो। देखिए सर, जब दो एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है सर, NaOH के साथ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर। पर क्या हर एल्डिहाइड का बनेगा सर, तो एक बार चेक कर लीजिए। जब भी कैनेजारो अभिक्रिया का नाम आता है सर, तो कैनिजारो के साथ एक नाम आपको ऐसे ही याद आ जाना चाहिए, और उसका नाम है सर एल्डो। दोनों अभिक्रिया में सर एल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है और रिएजेंट के तौर पे NaOH का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये डिफरेंस जरूर है सर, एक में डाइल्यूट का यूज करते हैं और एक में कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का अच्छी यील्ड के लिए, अच्छी लब्धि के लिए। लेकिन फिर भी सर कंफ्यूजिंग ये जरूर होता है। तो कहाँ आपको एल्डोल लगानी है और कहाँ आपको केनिजारो लगानी है सर, ये आपको ध्यान देना है। जिस कार्बन पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है सर, इस एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है, तो ये देता है सर एल्डोल। और अगर बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन देता है सर क्या, कैनिजारो। यहाँ पे ध्यान देना है सर। अगर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं सर हम अल्फा कार्बन। जब भी ग्रुप होता है सर, तो ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है सर, अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिए सर, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्शन कौन सी होती है, एल्डोल। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन कौन सी होती है सर, एल्डोल। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन होती है सर कैनिजारो। इस कार्बन को देखिए सर, ये कार्बन अकेला है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं। और जब अल्फा कार्बन नहीं है सर, तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो जब विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाले दो एल्डिहाइड आपस में मिलते हैं सर, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो एक बार सर ये एसिड बनाते हैं और एक बार एल्कोहल। मैकेनिज्म के लिए सर फिर से आपको कमेंट करना होगा, नया वीडियो बन जाएगा। ऐसे ही सर यहाँ देख लीजिए, ये मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है सर। एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी क्या है सर, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से सर क्या है, ये भी कौन सा रिएक्शन देता है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है सर। रिएक्शन पूछी जाती है सर, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि एसिटाल्डिहाइड एल्डोल संघनन देता है लेकिन कैनिजारो नहीं, क्यों। क्योंकि सर इस एसिटाल्डिहाइड पर अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे क्या लगा हुआ है सर, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों कास अल्फा अल्फा हाइड्रोजन के थे सर, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा सर क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं सर, कीटोन पर ZnHg की प्रेजेंस में क्या डाल, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में क्या डालते हैं सर, HCl। और इसका जो ऑक्सीजन होता है सर, वो रिड्यूस होके एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है सर। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन। तो अगर कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना है सर, या कार्बोनाइल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करना है सर, तो आपको कौन सी अभिक्रिया यूज करनी होगी, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है सर। हाँ, मैकेनिज्म के लिए सर, मैकेनिज्म अगर आपको समझना है या टिप्स ऑफ ट्रिक आपको देखनी है सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, कमेंट करना पड़ेगा। है सर हमारा एस्ट्रिफिकेशन, तो ये भी आप 10th में पढ़ चुके हैं सर, और 12th में भी आपके पास इसका मैकेनिज्म आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको सर ये सब देखना है तो आप NCERT में देख सकते हैं। और अगर आप सरलता से निपटाने वाले हैं, तो आपको बस याद करना है कि RCOH की अभिक्रिया जब ROH के साथ की जाती है सर, तो H2O निकलता है और हमारा क्या बनता है, एस्टर। इसको सर हम क्या बोलते हैं, एस्टर। कोल्बे वैद्युत अपघटन भी सर आप 11th में पढ़ चुके हैं, और फिर से वही समस्या है सर, यहाँ पे समझाने में समय लगेगा। तो आप बस याद कर लीजिए सर कि जब भी सोडियम एसिटेट या सोडियम कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन सर
सोडियम कार्बोक्सिलेट का वैद्युत अपघटन कराया जाता है सर, तो CH4 बनता है और कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस क्या होती है सर, निकलती है। ऐसे ही सर हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया की बात करें तो हेल वोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया में अल्फा हेलो कंपाउंड बनाने के लिए हेल वोलार्ड जेलिंस्की का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको Br2 रेड फोस्फोरस के साथ आपको सर Br2 डालना होगा और थोड़ा सा जल मिक्स कर देना होगा, तो आपको मिलता है सर क्या, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। सर क्या मिलते हैं, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ब्रोमीन डालते हैं सर तो ऐसे ही आप जानते हैं, अगर आप X2 डालेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है सर, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं और अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ।